तो बेटा सो वी आर बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर राइट। अब छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, उनको आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में किल कर देंगे, खत्म कर लेंगे। देन बचेगा सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चैप्टर को कंप्लीट करना है फटाफट। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आज हमें क्या करना है। आज हमें करना है 2 डिफरेंस कर लेते हैं पहले हम इन्वेस्टमेंट के। तो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। कौन कौन सी टाइप होती है वो? एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अरे ये तो हमें पता है, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो फटाफट हो जाएगा। क्या होती है 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट? एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो आप और मैं करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड एंड फर्म करती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, राइट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो है जो गवर्नमेंट करती है, किस लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? इनकम चाहे कुछ भी हो, वो इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू है वो रहेगी ही रहेगी। अगर कोई ऐसा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या कोई खर्चा है, कोई इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी है, तो गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि मेरी इनकम कितनी है कितनी नहीं है। गवर्नमेंट को वो इन्वेस्टमेंट करना है तो करना ही करना है, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप और मैं, अगर हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई रिटर्न चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट, हम तो सोचेंगे ना हमारे हाथ में कितना पैसा है। कम पैसा है तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न क्या आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, हम वो सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, राइट। तो वो होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो आप और मैं करते हैं प्रॉफिट के लिए, और जो गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं, ये होती है इनकम इलास्टिक, इनकम के साथ चेंज होती रहती है ये। और ये होती है इनकम इन इलास्टिक, ये इनकम के साथ चेंज नहीं होती है बेटा, सेम रहती है, राइट। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसका डायग्राम बनता है ऐसे, ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये उतनी ही रहती है, इनकम चाहे कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, राइट। क्लियर है आपको इंड्यूस और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? गुड। चलें आगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको फटाफट वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, बस आपको 2 वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, क्लियर हो जाएगा। एंटे का मतलब होता है बेटा प्लान, जो कि आप ये पूरी इकोनॉमिक्स मैक्रो की जो पढ़ रहे हैं वो एंटे ही पढ़ रहे हैं, प्लान भी पढ़ रहे हैं। एंड पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल क्या होता है? प्लान प्लस अनप्लान, प्लान प्लस माइनस अनप्लान। एक्चुअल प्लान से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, राइट। यूजुअली चेंज होता ही होता है। तो पोस्ट मतलब एक्चुअल, जो कि प्लान प्लस अनप्लान्ड है। एंटे मतलब प्लान। उसमें 2 कैटेगरी है हमारे पास होती है एक्स एंड सेविंग्स एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों टाइप के हमारे पास सेविंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो एक्स एंड सेविंग क्या होती है? प्लान सेविंग्स। एक्स पोस्ट सेविंग क्या है? एक्चुअल सेविंग। वही एक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, राइट। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एक्स एंड सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है तब हमारा क्या आता है? इक्विलिब्रियम। और पोस्ट के केस में, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और ये इक्वालिटी कैसे आती है? बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। ओके बेटा, सो ये है हमारा एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट। हम फटाफट थोड़ा चल रहे हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, टाइम कम बचा है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसमें? नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट, उसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, और अगर उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, उनको क्या बोलेंगे आप? फुल एम्प्लॉयड। ओके, क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयड। ओके, देन अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? सोचिए, द आंसर इज नो। वाई? फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी बेटा कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? 2 चीजें आती हैं। कितनी? 2। नंबर 1 तो है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और नंबर 2 है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हैं? स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटा? ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, कोई और सॉफ्टवेयर था, कंप्यूटर से चीज़ें थी, उस पर काम करते थे आप, मान लीजिए अब चेंज हो गया, उसकी वजह से आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो आपने ब्रेक लिया है जॉब से, या जॉब आपकी छूट गई है, चली गई है, आप वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हैव रेंडर्ड यू अनएम्प्लॉयड। नंबर 2 इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जब एक इंसान दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कोई दूसरी जॉब छोड़ देता है कि उसको कोई बेटर जॉब चाहिए, उस बेटर जॉब के लिए आप पुरानी जॉब मान लो छोड़ दो, आप सोचो कि नहीं मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढता हूँ, कहीं और काम करूँगा, और वो जॉब के लिए आप जब अपनी प्रीवियस जॉब भी छोड़ चुके हो और आपको नई जॉब भी अभी नहीं मिल रही है, तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हो वो क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज टू आर टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट ओनली, दे एग्जिस्ट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, देन दैट इज वाई full employment does not mean zero unemployment, because there is natural rate of unemployment existing in the country, right? Okay? अब एक और आता है इसमें केस कि जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, अब इनका क्या मतलब होता है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है ये? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? द पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करना ही नहीं चाहता। जैसे आजकल की जनरेशन, आप लोग काम नहीं करना चाहते ना, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए, बस मम्मी यहीं चाय दे दे, कॉफ़ी दे दे, या कोई काम ना करना पड़े, बैठे बिठाए पैसा आता रहे, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। द पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, जिसने बाहर निकल के देखा ही नहीं कि काम मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अपनी मर्जी से बेरोजगार है। क्या ऐसे इंसान को आप अनएम्प्लॉयड बोलोगे भी? नहीं, क्योंकि उसने तो काम कभी ढूंढा ही नहीं। देन द सेकेंड वन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, जिसने काम ढूंढा, द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट हु इज नॉट गेटिंग वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जिसको काम मिल नहीं रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, हु इज अनएबल टू फाइंड वर्क। वो कौन है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वो काम तो करना चाहता है मगर उसको काम मिल नहीं रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करना है, तो कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट में आप इसको लोगे या दोनों को लोगे? किसको कंसिडर करोगे आप? यस, so this is not included in estimating the unemployment in the country, and this is included. Why? Because these people are unemployed because of their own wish, whereas these people are not getting jobs anywhere, that's why they are unemployed. Okay, so this is the major and basic difference between voluntary unemployment and involuntary unemployment. Okay, this is an important question from an examination point of view also. ठीक है, फटाफट अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमें यूज करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो बेटा एक फॉर्मूला क्या देखा आपने? APC C अपॉन वाई, MPC चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। फिर क्या देखा आपने? APS S अपॉन वाई, MPS चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। फिर आपने देखा APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, देन MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूलाज आपने देखे अभी तक, राइट? अब अगर मैं आपको क्या बोलूं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या बताया था मैंने आपको? C इज इक्वल टू वाई एंड S इज इक्वल टू 0। और क्या देखा आपने? AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड AS इज इक्वल टू C प्लस S इज इक्वल टू Y, राइट? अब ये C और S की भी कुछ इक्वेशन होती है बेटा, वो क्या है? ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू Y। MPC इज ऑल्सो नोन एज B। तो C बार प्लस B ऑफ Y, दैट इज C। देन व्हाट इज S? माइनस C बार, जितना C पॉजिटिव होता है शुरू में उतना ही S नेगेटिव होता है, माइनस C बार प्लस MPS इंटू Y। What is MPS? 1 minus B. So minus C bar plus 1 minus B into Y. This is your S. And at break even point, C will become equal to Y and S will become equal to 0. So these are all your formulas which we are going to use to solve the numericals. ये ऊपर वाले तो आप सारे यूज कर चुके हो टेबल वाले क्वेश्चंस में। दूसरे वाले क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूला लगेगा?
वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, उसको सॉल्व करके रखेंगे आप लोग, राइट। तो देखिए अगर आपको दे रखा है c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, आप मुझे बताइए व्हाट इज c बार, व्हाट इज MPC, व्हाट इज MPS, these three things. This is your first easy question which I am giving you as homework. कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी, फिर हम ऐसे ही कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको चैप्टर की सारी थ्योरी पूरी हो गई है, उसको बाय हार्ट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बेटा, टेक केयर।